गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सोशियोलॉजी जो है वो डिसिप्लिन मीन्स वो सब्जेक्ट बना कैसे कैसे वो इंट्रोड्यूस हुआ सोसाइटी में, किस तरह से धीरे धीरे वो एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन गया, एक डिसिप्लिन बन गया। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है वो बहुत पुराना नहीं है, वो सबसे बाद में आया था। उससे पहले और बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, साइंस, ये सब कुछ। लेकिन सोशियोलॉजी बाद में आया है, इवन बायोलॉजी, ये सब कुछ इन सब के बाद आया है सोशियोलॉजी। लेट्स लर्न। तो सोशियोलॉजी जो वर्ड्स है, इट कम्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। सोशियस वर्ड्स वी टेक फ्रॉम लैटिन एंड लॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक। सोशियस मीन्स टू इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों के साथ आप जो इंटरेक्शन करते हैं वो होता है सोशियस। एंड व्हाट इज़ लॉजी? लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, किसी चीज़ की स्टडी करना, किसी के नेचर की, किसी के बिहेवियर की, किसी कोई सोसाइटी में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सोसाइटी में जो कल्चर है, सोसाइटी में जो बाकी की चीज़ें हैं जो सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं, उन चीज़ों की स्टडी करना, दैट इज़ लॉजी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी में यही चीज़ होती है कि आप सोसाइटी के पैटर्न्स, रिचुअल्स, लोगों का बिहेवियर, नेचर, किस तरह से लोगों का बिहेवियर जो है वो सोसाइटी को अफेक्ट करता है, किस तरह से सोसाइटी अपना अफेक्ट डालती है और लोगों के बिहेवियर को चेंज करती है। तो ये सब चीज़ें स्टडी की जाती हैं सोशियोलॉजी में। मेनली ह्यूमन नेचर, एंथ्रोपोलॉजी, मतलब इन चीज़ों पे है ये। तो हम देखते हैं। तो मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी का? द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी करना। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में जो इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? अब इन इंस्टीट्यूशंस को आप वैसे बात समझ लीजिएगा जो कोचिंग क्लासेस होती हैं, वो सब नहीं। सोसाइटी को भी इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, रिलीजन है, आपके मैरिज के कुछ रिचुअल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और कुछ प्रोसीजर्स हैं। ये सब मिलके इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, यानी सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो लोगों को फॉलो करने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी सिचुएशंस। समाजशास्त्र में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी में क्या होता है मेनली कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके कॉजेज़ का, उसके रीजंस का पता लगाया जाता है, डीप स्टडी इसमें की जाती है कि अगर ये चीज़ें हुई, अगर सोसाइटी में मास लेवल पे पीपल सुसाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। इकोनॉमी डाउन जा रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जो प्रोलेटेरिएट है वो बहुत ज़्यादा रिच होते चले जा रहे हैं। प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआज जो है, बुर्जुआज रिच होते जा रहे हैं, प्रोलेटेरिएट गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का रीज़न ढूंढना चाहता है। दैट मीन्स डीप स्टडी ऑफ ह्यूमन्स, ऑफ सोसाइटी। तो ये सब कुछ आता है सोशियोलॉजी में। तो जो C.W. मिल्स हैं, उनकी एक बुक थी द इमेजिनेशन ऑफ सोसाइटी। इसमें उन्होंने बात की कि जो इंसान लोगों के पर्सनल इश्यूज़ होते हैं और जो प्राइवेट इश्यूज़ हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, पब्लिक इश्यूज़ हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं C.W. मिल्स, इनकी बुक द इमेजिनेशन ऑफ सोसाइटी में। इसमें इन्होंने बताया कि जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, मान लीजिए आपके घर में आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, चल रहे हैं, तो इनका कहना है कि वो इश्यूज़ बहुत टाइम तक पर्सनल नहीं रहते, धीरे धीरे वो इश्यूज़ पब्लिक इश्यूज़ बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है तो वो है तो पर्सनल, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए पर्सनल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, बच्चे हैं आपके घर में, वो उन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे उनके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, वो इन्फ्लुएंस होते हैं उन चीज़ों से। तो जब वही बच्चे बड़े होंगे तो उनमें ऑटोमेटिकली उनके नेचर में वो चीज़ जा चुकी होगी कि उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस इज़ नॉट लाइक अ क्राइम। उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर घर में मारपीट हो रही है, फादर मदर को मार रहे हैं, तो उन बच्चों को लगेगा कि बॉयज़ ऐसा कर सकते हैं गर्ल्स के साथ। तो अगर घर में लड़का और लड़की दोनों हैं, बच्चे हैं, तो बॉयज़ आगे चल के जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो हो सकता है कि वो बच्चा भी, उसकी जब बड़े होकर शादी हो तो वो भी अपनी वाइफ के साथ इसी तरह का बिहेवियर करे, वो अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करे। तो इसलिए जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं वो बहुत टाइम तक आपके पर्सनल इश्यूज़ नहीं हैं,
वो पब्लिक इश्यूज़ बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में सोसाइटी को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। अगर घर में मान लीजिए अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ होती है तो बच्चे उसको सीखेंगे और वो बच्चे बाहर जाके वो भी उसी तरह की अब्यूज़िव लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो जब आपके घर से कोई चीज़ स्टार्ट होकर बाहर तक सोसाइटी तक पहुंच रही है, दैट मीन्स अब वो आपकी पर्सनल नहीं है, अब वो पब्लिक हो चुकी है। वो चीज़ पब्लिकली आपकी वजह से चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, इनडायरेक्ट वे में ही सही, आप डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होती जा रही हैं तो इसी तरह से सोसाइटी बनती है। हम लोग जो भी रिचुअल घर में फॉलो करते हैं, क्या वो हमारे पर्सनल रिचुअल्स हैं? धीरे धीरे बाकी लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि जिस तरह से पहले जो अपना इस तरफ इंडियन सोसाइटी में नॉर्थ साइड पे करवा चौथ का व्रत का बहुत ज़्यादा रिचुअल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो पंजाबियों की साइड है वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा थी। धीरे धीरे सब लोगों ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। इवन साउथ में ऐसा नहीं है, साउथ साइड में वहाँ पे ये करवा चौथ, ये जो फास्टिंग होती है, ये चीज़ वहाँ पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों ने एक दूसरे से कॉपी किया ना। सेम उसी तरह से आपके पर्सनल इश्यूज़ है। अगर आप घर में, आपके घर में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, आप डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर में, और किसी तरह की इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली सिचुएशंस हैं, तो हो सकता है अगर आप अभी आपके घर में जो बच्चे हैं उनके सामने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे दादी वगैरह कर देती हैं कि पोते को अच्छे से खाना, पोती को नहीं, तो उस तरह से जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने घर में भी उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए बोला CW मेंस ने द इमेजिनेशन ऑफ सोसाइटी में कि पर्सनल इश्यूज़ आपके सिर्फ पर्सनल नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट करते हैं, वो पब्लिक इश्यूज़ बन जाते हैं आगे जाके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, मतलब क्या रीज़न है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक सब्जेक्ट बन गया, क्या रीज़न थे उसके पीछे कि हम उसको साइंस कह सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसमें आप यूँ लगा लीजिए कि साइंस इसलिए है ये क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है किसी भी चीज़ की, पैटर्न्स को देखा जाता है, बिहेवियर्स को देखा जाता है, उनकी डीप स्टडी की जाती है। इसमें लॉजिकल रीजंस देखे जाते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे ये रीज़न है। कुछ चीज़ों को डीप स्टडी करके वो आइडिया निकाला जाता है। फिर आगे जाके क्या रैशनल, अब धीरे धीरे क्या रैशनल चीज़ें, रैशनल क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग। आप किसी की चीज़ को आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको पहले परख रहे हैं, आप उस चीज़ को पहले रीड आउट कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि वही पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। आप देखते हैं कि वो एक पैटर्न सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं है, वो बहुत लोग उस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं, उस तरह का बिहेवियर करते हैं। तो ये एक तरह से सिस्टमेटिक स्टडी है। साथ में फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर दहेज हत्या हो रही है तो क्या वो सिर्फ एक ही घर में हो रही है? नहीं, वो बहुत सारे डाउरी की वजह से बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पे विमेंस के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो ऐसा जब हो रहा है उसकी स्टडी की जाती है, दैट मीन्स फैक्ट्स को भी नज़र में रखा जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सोशियोलॉजी जो है वो आज की डेट में एक डिसिप्लिन इसीलिए है क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, लॉजिक्स देखे जाते हैं, रैशनल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसलिए सोशियोलॉजी एक साइंस हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, इसका बहुत मेन रोल होता है किसी भी डिसिप्लिन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में। तो ऑब्जेक्टिविटी इस तरह से कि फैक्ट्स जो प्रूव हो सके। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जो फैक्ट्स प्रूव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ें साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स इन सब में अप्लाई होती है। सब्जेक्टिविटी में क्या होता है? ओपिनियंस होते हैं लोगों के। तो सोशियोलॉजी में मेनली सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस है, ना कि ऑब्जेक्टिविटी पे, लेकिन वो भी फैक्ट्स हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी में हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अगर एप्पल गिर रहा है तो वो नीचे ही गिर रहा है, उसके पीछे एक रीज़न है, वो फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप एप्पल गिराओगे तो सिर्फ दिल्ली में नीचे गिरेगा, और कहीं पे आप कोई भी चीज़ अगर फेंकते हो तो वो नीचे ही गिरेगी, ऑल इंडिया में और पूरी धरती पे कहीं भी। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट मीन्स वो प्रूवन फैक्ट है। इसी तरह से सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को स्टडी किया जाता है, उन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये होता है सब्जेक्टिविटी। सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट स्टडी बोथ। सोशियोलॉजी में क्या होता है?
दोनों तरह की स्टडी इंक्लूडेड है, सब्जेक्टिविटी पे डिपेंडेंट होके भी और ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे भी। सोशियोलॉजी इज़ ए न्यू साइंस, न्यू डिसिप्लिन, न्यू सब्जेक्ट। एवरी डे डोंट नो अबाउट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, एवरीबडी, मतलब हर कोई नहीं जानता कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बट इट्स ट्रू दैट ये एक सब्जेक्ट है। इसलिए रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को इन्फेंट कहा, यानी एक बच्चा कहा उन्होंने, जो नवजात शिशु है, जो अभी भी स्टार्ट हुआ है। इसलिए रेडक्लिफ ब्राउन सोशियोलॉजी के कंसर्न में वर्ड यूज़ करते हैं इन्फेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया भी है, रिपीट हुआ है कि किसने समाजशास्त्र को इन्फेंट चाइल्ड कहा, इन्फेंट कहा, तो किसने कहा? रेडक्लिफ ब्राउन ने। या इसका मतलब क्या है कि अभी वो इन्फेंट स्टेज में है। मैंने बोला जैसा आपको स्टार्टिंग में कि सोशियोलॉजी जो है बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ये अभी कुछ टाइम पहले आया है, तो इसीलिए ये इन्फेंट है, एक बच्चा है जो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख रहे हैं सोशियोलॉजी की। इसी तरह से फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको बोला जाता है? सबसे बहुत जो पुराने हैं, दैट इज़ अगस्त कोम्त, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वर्ड कॉइन किया अगस्त कोम्त ने 1838 और 1839। कई बार एग्जाम में दोनों ईयर्स आ जाते हैं, मतलब एक आएगा दोनों में से कोई भी एक, तो अगर 1838 है देन आप उसको चूज़ किए, अगर 1839 है तो आप उसको टिक कीजिए, क्योंकि ये आया है बहुत बार, कुछ जगह कन्फ्यूजन है इस ईयर को लेके। तो अगस्त कोम्त ने सबसे पहले इस वर्ड को कॉइन किया था, सोशियोलॉजी। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र में मतलब कैसे शुरू हुआ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सोशियोलॉजी, क्या रीज़न थे कि ये एक डिसिप्लिन बना, किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। तो इसके क्या है, मेनली 3 पिलर्स हैं कि किस तरह से ये डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ सोसाइटी में। एनलाइटमेंट फर्स्ट, फिर उसके बाद आया फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन्होंने मेन रोल प्ले किया सोशियोलॉजी में। तो हम वो चीज़ देखते हैं वो कैसे हुआ कि जो एनलाइटमेंट है, एनलाइटमेंट क्या होता है कि एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया सोसाइटी में। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया उसका वो कैसा रेवोल्यूशन था, वो डेमोक्रेटिक, यानी लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए, तो वो था डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वही जो क्रांति आई थी, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम यूरोप। कहाँ से सोशियोलॉजी स्टार्ट हुआ है? यूरोप से, इंडिया से नहीं, यूरोप से स्टार्ट हुआ है। इसमें एक टाइम पीरियड आता है जिसको बोलते हैं रेनेसा पीरियड। इसमें क्या हुआ था कि ये 13th और 14th सेंचुरी में ये टाइम पीरियड था। इसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ के पेंटर्स थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया, अपनी पेंटिंग के थ्रू लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया, लोगों को अवेयर करना स्टार्ट किया कि आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं, आप इस चीज़ में अवेयर हो जाइए, अपने राइट्स के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए आवाज़ उठाइए, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उन पे फोकस कीजिए। तो उन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू लॉजिकली लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि आंखें खोलिए, ब्लाइंड फेथ मत रखिए किसी भी चीज़ पे। तो वो था रेनेसा पीरियड, 13th एंड 14th सेंचुरी। उसके बाद लोगों में क्या हुआ, थिंकिंग एबिलिटी स्टार्ट हुई कि हाँ, उन्होंने सोच समझ के चीज़ें करना स्टार्ट किया। फिर आया एनलाइटनमेंट पीरियड। उसमें क्या हुआ, ये 18th सेंचुरी में आया था। लोगों ने साइंटिफिकली सोचना शुरू किया। लोग जो पहले ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो किए जा रहे थे, मिथ्स पे बिलीव कर रहे थे, रिलीजन पे आंखें बंद करके बिलीव कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों ने इसमें क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि अगर हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये था एनलाइटनमेंट पीरियड। इसमें लोगों ने साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट किया और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों में मॉडर्निटी आई। उन्होंने इसको एक तरह से एनलाइटमेंट पीरियड को मॉडर्न ईरा या मॉडर्न एज भी बोला जाता है। लोगों ने सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो भरे पड़े थे समाज में, उनको छोड़ा, साइंस पे उन लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। धीरे धीरे लोग रैशनल होने लगे। रैशनल क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि अगर हम इसको ऐसा फॉलो कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। फिर लॉजिकल साइंटिफिकली उन लोगों ने चीज़ों को ध्यान देना स्टार्ट किया। और किन किन चीज़ों को छोड़ा उन्होंने, सुपरस्टिशंस को छोड़ा, रिलीजन को छोड़ा, ब्लाइंड फेथ जो था, उन सब चीज़ों से धीरे धीरे लोग दूर होने लगे। नेक्स्ट क्या था, एनलाइटमेंट पीरियड के बाद मॉडर्न सोसाइटी स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके बाद ही मॉडर्निटी आई।
कमिंग मॉडर्निटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, स्टीम इंजन, इन सब चीज़ों का एक तरह से डिस्कवरी स्टार्ट हुई और सोसाइटी में धीरे धीरे मास लेवल पे चेंजेस आने स्टार्ट हुए। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया लास्ट, फिर सेकेंड वन इज़, उसमें क्या था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो चर्च होते थे, वहाँ पे चर्च में जो पादरी थे, क्लर्गी और लैंडलॉर्ड्स जो होते थे सोसाइटी में, फ्यूडल्स जो थे, सब लोग उन्हीं को फॉलो करते थे कि ये लोग जो कह रहे हैं वही सही है, ये जिस तरह से हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। तो फ्रेंच गवर्नमेंट उस टाइम पे क्या था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। सब लोग पादरियों की, लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल्स की, इन्हीं सभी लोगों को फॉलो कर रहे थे। बट ये सब चीज़ें कब थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के से पहले। जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लोगों में चेंजेस आए, लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया कि हम क्यों फ्यूडल्स के पीछे भागे, क्यों लैंडलॉर्ड्स हमेशा लैंडलॉर्ड्स ही हैं, क्यों एक गरीब आदमी लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता। ये सब चीज़ों के बारे में लोगों की थिंकिंग प्रोसेस उनका स्टार्ट हुआ कि क्या हम हमेशा गरीब ही मर जाएंगे, क्या हम लोग पैसा नहीं कमा सकते, क्या हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, ये सब हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद। इस तरह की थिंकिंग लोगों की स्टार्ट हुई। इसी से रिलेटेड जो अब्राहम लिंकन है, उनका बहुत ही फेमस लाइन है जो एग्ज़ाम में आता है, जब लोगों ने डेमोक्रेसी यानी आज़ादी, एक तरह से कि फ्यूडल के अंडर ही हम क्यों रहें, लैंडलॉर्ड ही हमेशा हमारी ज़मीनें वो करते रहे, हम उनके नीचे काम करते रहे, तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। तो अब्राहम लिंकन ने कहा, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये उनकी फेमस लाइन है जो एग्ज़ाम में आती है, जो पूछी जाती है कि किसने कहा ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये कहा था अब्राहम लिंकन ने कि डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। आपसे ही डेमोक्रेसी है, यानी लोगों से ही डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए ही डेमोक्रेसी है और लोगों के द्वारा ही डेमोक्रेसी है। ये उन्होंने कहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी में धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे, लोग पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे कि हमें भी राइट है कि हम भी इलेक्शन में अपना वोट डालें। ऐसा नहीं है कि बस अपना जो आपको दिया गया काम है उसी पे फोकस रखें। लास्ट में आया फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बाद फ्रेंच के बाद। उसमें क्या हुआ कि लार्ज स्केल ऑफ पीपल जो थे वो धीरे धीरे सिटीज़ की तरफ मूव करने लगे। लोगों ने जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होती चली गई, लोगों ने जो वो जैसे पीजेंट्स थे वो खाली खेती करते चले आ रहे थे, उन्हें उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने धीरे धीरे माइग्रेट करना स्टार्ट किया सिटीज़ की तरफ। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोफेशन उसको छोड़कर, खेती बाड़ी को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ में जाना स्टार्ट किया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, अपनी जो उनकी बेसिक नीड है उनको फुलफ़िल कर सके, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधार सके। तो ये आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुई ये चीज़ें, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होने से पहले क्या था कि सिर्फ क्या खेती बाड़ी ही आपके पास एक ऑप्शन था कि खेती करो आप और यही चीज़ है, कोई और प्रोफेशन नहीं आप वो कर सकते। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे, तो लोगों ने खेती बाड़ी को छोड़कर इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया और वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। और एक प्लेस से दूसरी, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क। फिर दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू फैक्ट्रीज, ये हो गया। दिस चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यूरोप एंड देन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चेंज यूरोप से स्टार्ट होकर धीरे 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 करके पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो दिस इज़ कॉल्ड सोशियोलॉजी एमरजेंस, कि किस तरह से सोशियोलॉजी आई, किस तरह से इंट्रोड्यूस हुई, कहाँ से हुई, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे धीरे धीरे करके वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम जल्दी से वो देख लेते हैं, देन आई एम क्लोजिंग द चैप्टर। सोशियोलॉजी इज साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। ये किसने बोला कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना है, सब्जेक्ट टू नेचुरल इनवेरिएबल लॉ। दिस डेफिनेशन इज बाय अगस्त कोम्त। हम सोशियोलॉजी से साइंस ऑफ फिनोमिना, ये कीवर्ड आप इसमें देख सकते हैं, इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं कि अगस्त कोम्त की
definition है. Next is sociology is a science with attempts the interpretative understanding of social action. तो social action जो है ना वो कीवर्ड है मैक्स वेबर का. आप इसको कीवर्ड को याद रखिए. आप डेफिनेशंस पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स को पकड़ लीजिए. सोशल फिनोमिना अगस्त कोम्ट, सोशल एक्शन मैक्स वेबर. नेक्स्ट इज सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. भी मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, राइट? तो ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटरेक्शंस, इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि उसके वजह से जो कंडीशन और कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं. तो आप मेन क्या रख सकते हैं? इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस. ये दिया था मॉरिस जिन्सबर्ग की थी ये डेफिनेशन. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड इट्स ह्यूमन एनवायरनमेंट इन देयर रिलेशन टू ईच अदर. कि सोशियोलॉजी क्या है? लोगों का आपस में एक तरह से इंटरेक्शन और साथ में जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है जो उसको अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं उससे इंसान रिलेट करता है. तो ये वाली जो डेफिनेशन थी वो थी हेनरी फेयरचाइल्ड की. फीचर्स ऑफ सोशियोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें क्या है? इंडिपेंडेंट साइंस है ये, क्योंकि अब इसमें भी लॉजिक्स, फैक्ट्स, डेटा और क्रिटिकल थिंकिंग ये सब कुछ इंक्लूडेड है. लॉजिक्स पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट साइंस है. सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस. सोशियोलॉजी एक साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है. तो फिजिकल साइंस कैसे नहीं है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? सोशल साइंस में क्या होता है? यू कैन नॉट जर्नलाइज्ड. मान लीजिए मेरा कोई बिहेवियर है, क्या मेरा बिहेवियर सब पे जनरलाइज्ड हो सकता है कि अगर मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ तो सब लोग ऐसा बिहेव करेंगे? नहीं, इसलिए जनरलाइज्ड नहीं है, इसलिए सोशल साइंस है. फिजिकल साइंस में क्या होता है? जो आप सभी पे लागू हो. अगर ऊपर से आप कुछ फेंकेंगे तो वो नीचे ही आके गिरेगा, तो वो जनरलाइज्ड प्रूवन फैक्ट है. और मेरा जो बिहेवियर है वो मेरा है, हो सकता है आपका बिहेवियर कुछ और हो, तो आपका बिहेवियर सब पे लागू नहीं हो सकता और मेरा भी नहीं लागू हो सकता. इसलिए यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंसेस ऑफ बिहेवियर है, इसलिए ये सोशल साइंस है सोशियोलॉजी. नॉट स्टैटिक, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा. हो सकता है मेरा बिहेवियर आज कुछ और हो, कल कुछ और हो जाए. क्या मैं हमेशा एक जैसा नेचर लेके चलूँगी? नहीं, इंसान चेंज होता रहता है एज के साथ. जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो इंसान के नेचर में, उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं. स्टैटिक नहीं है वो चीज़. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आज भी स्टैटिक है, इसीलिए वो फिज़िकल साइंस में आती है. तो फिज़िकल साइंस स्टैटिक है, फिज़िकल साइंस जो है वो जनरलाइज्ड है, यानी सब चीज़ों पे एक जैसी लागू होगी वो. जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फार्मूलाज जो है मैथ्स के वो आज भी वही हैं, अलग नहीं है, वही सेम पैटर्न फॉलो होता है. लेकिन सोशियोलॉजी में चीज़ें चेंज होती रहती हैं. आपको जैसा आज आपका, अगर आज मैं किसी की केस स्टडी करूँ तो हो सकता है अगर मैं 20 साल के बाद उस इंसान की केस स्टडी फिर से करूँ तो उस बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे. आज वो अलग तरह से रिएक्शन देगा, 20 साल बाद वो कुछ और रिएक्शन देगा उसी सेम चीज़ पे. दिस इज़ कॉल्ड सोशल साइंस. नॉट हैव फिक्स्ड फार्मूला, कोई भी एक फिक्स्ड फार्मूला इसमें नहीं होता, बट फिजिकल साइंस में फिक्स्ड फार्मूला होता है. आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट मी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.